नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। आज का ये वीडियो काफ़ी खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने मौत को ही सिर्फ मात नहीं दे दी, बल्कि उन्होंने अपने सपने को भी पूरा किया है। उनके लिए एज भी एक सिर्फ नंबर ही रह गया है। वो अपने हौसलों से इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये वीडियो आप भी देखें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिंकू सिंह राही, जिन्होंने अपनी 42 इयर्स में यूपीएससी क्लियर किया है। नमस्कार सर, न्यूज़ रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ रूम पोस्ट की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने यूपीएससी तो क्लियर किया, पर यूपीएससी क्लियर करने के पीछे आपने कब ये सपना देखा कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, और ऐसा कौन सा मोटिवेशन था जो आपने क्लियर किया है यूपीएससी? एक्चुअली जो मेरी बचपन रहा है वो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का रहा है और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स काफ़ी रहे, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं रही, तो मैं सरकारी व्यवस्था से बहुत पहले से रूबरू हुआ हूँ। और सरकारी व्यवस्था रूबरू होने के जो होते हैं तो लगता है कि अगर सुधारना हो तो क्या सुधार सकते हैं, तो वहाँ पे एक ही आंसर मिलता है, तो वहीं से सपना लगभग शुरुआत होती है। लेकिन इसमें एक जो जज्बा है, एक होता सपना होना और एक जज्बे के साथ सपना होना और जज्बे के लिए काम करना। इसकी मेरी एक काफ़ी स्टोरीज है मेरे पास, जो कि मुझे ऐसी स्टोरी मिली मेरे दादी माँ से, पापा जी से। एक्चुअली इसमें बड़ा पॉइंट आता है कि जब मेरे पापा जी, मेरे फादर हैं, 10 साल के रहे होंगे और छोटे थे, तभी उनके पापा जी एक्सपायर कर गए। उनके जो भाई थे उन्होंने उनको घर से निकाल दिया, दादी माँ को। दादी माँ और बच्चे उनके इस तरह से रहे थे कि जो घर के पास जो कूड़ा होता है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। ना कोई आसमानी छत थी, दूसरों की घर दीवारें ही घर थी, और जो कूड़ी या घोड़ा जो बोलते हैं हम लोग, वही उनका फर्ज था। तो वहाँ शुरुआत हुई, और चूँकि बहुत ही मिजरेबल कंडीशन उनकी लाइफ भी थी, जो शायद मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई मिजरेबल कंडीशन नहीं हो सकती नॉर्मली। तो ऐसे में चूँकि पापा जी पढ़ने में अच्छे थे और भी चीज़ें थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए क्योंकि उन्हें मजदूरी करनी थी 10 साल की इस पर ही सर्वाइव करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न रहता था हमेशा कि सरकारी स्कीम सुनते हैं, ये स्कीम है, वो स्कीम है, तो निकल के आता है कि गलती किसकी? स्कीम थी तो लागू करने की जिम्मेदारी किसकी? प्रशासन की। ताकि प्रशासन उसमें कोई अधिकारी अगर ईमानदार होता, अच्छा सा कोई होता, तो ये उनको अगर लाभ मिल रहा होता तो शायद उनकी भी लाइफ कुछ अलग होती। मुझे जो मिला वो चीज़, चूंकि मेरे पापा जी पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ नहीं सके, मतलब उस समय, उस वजह से तो जाहिर है कि उनकी कंडीशन को अच्छे से हो नहीं सकती थी। जब उन तो जाहिर है मुझे जो मिला उसमें कंडीशन कहीं ना कहीं किसी एक प्रशासन अधिकारी का नाम होना था, जो उस समय नहीं था। तो मेरे साथ एक चीज़ रही, जो चीज़ नहीं होती, होता है क्या है कि बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, चूहे बिल्ली वाली। किसी को चूहे मीटिंग कर रहे होते हैं, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे। तो मुझे लगता था अगर मेरे पास सिचुएशन आएगी तो मैं कौन बांधूं, मैं ही आगे जाऊंगा बांधने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर थी, जो लगा कि यार उसमें गैप था, तो होना चाहिए, तो मैं क्यों करूँ इस पे आगे। दैट वाज द मोटिव बिहाइंड इट। ऐसी कुछ स्टोरीज हैं, सारी चीजें। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का वो था? जी, क्या वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था या कोई और इवेंट था जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया? ये टर्निंग पॉइंट ऐसे बचपन से स्टोरी सुनता आ रहा था ये वाली, पापा जी दादी से, तो ये एक इमेजिनेशन था, तो ये काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। और इसे मजबूत किया था कि बनना है और बन के कैसे काम करना है, इसलिए मुझे एकदम डायरेक्शन दे दी थी पहले से ही। एक तो होता खाली बनना होता है कि बनना इसलिए है, बन के कैसे काम करना है, ये मेरे अंदर पहले से डिटर्मिनेशन हो गया था। सर, जैसे आप इन सब चीज पीसीएस ऑफिसर बने और फिर आपने जो स्कॉलरशिप स्कैम को जो आपने पब्लिकली एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद आपके लाइफ में बहुत ही भयंकर या बहुत ही बुरा दौर आया, जो आपको 7 गोली मारी गई आपको, तो वो दौर आपके लिए कैसा रहा? वो बहुत दर्दनाक, आपकी तस्वीर मैंने सोशल मीडिया पे देखा, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि वो आपने कैसे ओवरकम किया उस चीज को। एक वीडियो में जब मैं चीज बताना चाहूंगा कि जब मुझे अटैक हुआ था, अटैक के बाद अगले दिन जब मुझे होश आया, होश आने का जब पता पड़ा कि बहुत सारी चीजें, दांत बंद थे, बहुत सारी ऐसी चीज थी, हाथ
हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, दांत भी बंद थे मेरे, चूंकि ऑपरेशन हुआ था, हिल-डुल नहीं पा रहा था मैं। तो किसी ने एक अखबार दिखाया मुझे। मैं अपनी फोटो देखता हूँ, सोचता हूँ किसी के साथ बुरा हुआ है, उसे पढ़ नहीं पाया था क्या है, मुझे कुछ लगा था। लेकिन चूंकि मेरे साथ अपने साथ क्या है कि मैं चूंकि इसको डिटर्मिनेशन था पहले से ही। अब बिफोर जॉब मुझे पता थी, एक्चुअली कहीं ना कहीं मूवीज वगैरह हम देखते हैं और चीज़ों से समझ सुनते हैं, ये क्लियर था कि अगर आप ईमानदारी रास्ते पर चलोगे तो आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और जब अटैक हुआ था तो अटैक से पहले ही चूंकि मुझे लग गया था अटैक होने वाला है, दैट इज माई डिसीजन कि अटैक होने वाला है, तभी मैंने कंटिन्यू की चीज़ें। तो इसलिए जो मुझे एक्चुअली जब अटैक हुआ तो जब आया तो मुझे पता पड़ा अटैक हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक नहीं हुआ, ओवरकम करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे डॉक्टर आए मेरे पास, बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे कि आपकी एक आंख नहीं रही, इस तरह से बहुत ही टाइम लगाया उन्होंने। जब मैं पता पड़ा नहीं रही तो नहीं रही, बाकी एक आंसर निकला मेरे पास कि मेरे पास लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों लोगों की आंखें मेरे साथ हैं, करोड़ों लोगों की, दैट्स एनफ फॉर मी। क्योंकि ये चूंकि मेरा जो है जो चीज़ हुई है वो वेस्ट नहीं है, मतलब एक तरह से कहूँ तो मैंने जो है अपनी ईमानदारी को सस्टेन किया है, मैंने पाया है। तो जैसे आप बता रहे हैं ना, ये चीज़ नॉर्मली होती है, जो अक्सर क्वेश्चन आता है, तो मेरे साथ क्या रहा कि चूंकि सिचुएशन को पहले से स्वीकार करके चल रहा था, माइंड मेकअप था मेरा, वो होता चीज़ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई। हालांकि ये रहा था कि जैसे कि ऑपरेशन होते थे, पेन वगैरह फिजिकल पेन तो नॉर्मली रहती है चीज़ें, बट इट्स वाज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ। और इसमें जो अटैक जो हुआ मेरे ऊपर, जो मेरा अटैक हुआ, अटैक होना एक छोटी सी मानता हूँ मैं, दैट वाज द एक्सीडेंट ओनली। अटैक के बाद बचना, दैट इज अ गिफ्ट फॉर मी, और दैट इज अ रिवार्ड फॉर मी फॉर माय ऑनेस्टी। क्योंकि डॉक्टर बताते हैं जो जैसे गोली लगी मुझे बचना नहीं चाहिए था, आज भी डॉक्टर कहते हैं, बट आई एम हियर एंड दैट इज द बेस्ट रिवार्ड फॉर मी। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि लोग रिवार्ड के लिए काम करते हैं, मैं रिवार्ड पाकर काम कर रहा हूँ, तो उस पर कंटिन्यू करना है कि शायद इस दौर में आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मतलब उनके लिए भी ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कमजोर था, तो फैमिली कैसा रोल प्ले किया आपके साथ? एक्चुअली फैमिली का चूंकि फैमिली से डर गई थी एकदम, तो उन्होंने, चूंकि मैं तो चूंकि अंदर बेहोश था, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा होगा। लेकिन जो फैमिली थी बाहर थी, मम्मी पापा सब बाहर थे, सारे लोग फैमिली वाले बाहर थे, तो बाहर होने की वजह से उन्होंने एक तरह से मुझे जो अर्थी पे आते हुए देखा है। होता है कि चूंकि उसमें बताते हैं कि जब अंदर से कभी डॉक्टर आते थे तो लगता था कि नहीं बचे। शायद 4-5 बार ऐसी शायद मीडिया में किसी में एक स्क्रॉल भी आ गया था कि जिला समाज अधिकारी नहीं रहे। ज़्यादा सिचुएशन तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ फेस की थी, तो उनके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि आखिर हमारा बेटा ही क्यों, आखिर ईमानदारी की इतनी बड़ी कीमत है तो क्या ईमानदारी सही है गलत है। उन्हें लगने लगा कि ईमानदारी गलत रास्ता है, इस पर नहीं चलना चाहिए किसी को भी। वो रिश्वत लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ईमानदारी इस हद की कि जान तक चली जाए तो उसके पक्ष में नहीं थे। तो उससे काफी बड़ा एक मेरे सामने बहुत चैलेंजिंग आ गया, खुद को भी मुझे क्वेश्चन करना पड़ता था कि वेदर आई एम ऑन द राइट वे और नॉट। तो ये वैसा ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे कि जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आया था लाइफ में, मतलब काफी ज्यादा ही आसपास के लोग जिससे बात करो उसी को लगता था कि मैंने गलत रास्ता अपना लिया है। मतलब कहीं ना कहीं एहसास दिलाया जा रहा था मुझे मैं गलत रास्ते पर हूँ। सबसे जूझ के निकलना, ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा था मेरे लिए, कि बता पाना कि नहीं। और हकीकत में देखा जाए तो चूंकि उसके बाद भी चूंकि एक अटैक हो गया, अटैक के बाद भी हर बार मुझे पोस्टिंग होती है तो कोई ना कोई इश्यू आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आज भी मेरे ऊपर हमेशा रहता है कि क्या वाकई में ईमानदारी सही रास्ता है कि नहीं। तो इसको स्वयं को कन्विंस कर पाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। कहीं पे मैं पढ़ रही थी जहाँ पे आपने कहा है कि यू विल ऑलवेज चूज पब्लिक इंटरेस्ट, और आप अपना मतलब सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा पीछे छोड़ेंगे पब्लिक बेनिफिट्स के लिए। तो इसमें दिख रहा है कि आप पब्लिक के लिए कितना कुछ करना चाह रहे हैं, और उस दौर पे शायद आपने काफी लोगों को जॉब्स भी दिलवाने का काम किया था, जिसकी वजह से शायद आप पे ये हमला भी हुआ था। नहीं, एक्चुअली जो आप बताएं पब्लिक इंटरेस्ट वाला, तो मैं ऐसे करता आया हूँ, इसकी वजह से हमेशा फैमिली को सफर करना पड़ा है। हमने जब भी देखा है फैमिली ने, कि जब भी देखा है मैं जॉब को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पर ले लेता हूँ कि मेरी सोशल पब्लिक लाइफ सारी, फैमिली लाइफ सारी डिस्टर्ब रहती है, तो चुनौतीपूर्ण रहता है। और रही जो हमला हुआ था उसमें तो बहुत बड़ा घोटाले का रीजन था, जो जॉब मैटर आता है। तो अभी जो मेरी करंट पोस्टिंग है यहाँ पर, वहाँ पर एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। एक्चुअली मेरी हमेशा दो स्टोरी रही है। एक तो रही है कि एंटी करप्शन वाली, जो करप्शन को
बहुत यंग एज हूँ मैं। हम्म। तो मेरे सामने एक चैलेंज था बहुत शुरू से, जब मैं समझ पाया आज की डेट में सोसाइटी में ईमानदारी एक नेगेटिव टर्म है। आज की डेट में ईमानदारी ऐसा नेगेटिव टर्म है कि अगर आप ईमानदार हो, पब्लिक को लगता है कि अब काम नहीं होगा। ईमानदार मतलब रोड़ा अटकाने वाला। जब मैंने पाया तो सबकी मैक्सिमम इमेज पा रहा था, तो मुझे लगा कि ईमानदारी को एक पॉजिटिव कनोटेशन में लेके आना है। ईमानदार का मतलब बहुत अच्छे से काम होना। तो ऐसे रोल मॉडल मेरे पास बहुत कम थे, तो इसके लिए काम करना शुरू किया मैंने। तो जहां जहां पोस्टिंग रही, कोशिश की कि आउटपुट को बहुत ही बेहतर बना सकें, कि एक नॉर्मल सिस्टम, करप्ट सिस्टम आपको सिर्फ फायदा दे सकता है, जबकि ईमानदार सिस्टम हो जाएगा ये तो बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएगा फायदा जो है। ऐसी जहाँ पे हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हूँ मैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की काफ़ी इमेज सही नहीं थी, तो उसको हम लोगों ने कोशिश की, और कोशिश किया कि रिजल्ट अच्छा है। तो इनोवेशन, बहुत सारे एफर्ट्स लगा, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिली, बहुत लोगों को सपोर्ट मिली। हम लोगों ने दो तीन साल में ही 300 से अधिक ऑफिसर्स इस कोचिंग से जुड़े हुए देखे हैं। तो ये चीज़ अभी इंस्टीट्यूट से रिलेशन वो है उसका। सर एक बात बताइए, मैं बहुत जानना चाह रही हूँ ये बात कि आप पे जब इतना बुरा हमला हुआ, आप उस चीज से लड़के बाहर निकले, क्या आपको डर नहीं लगता है? मतलब खुद के लिए तो नहीं, बिकॉज आप ऑनेस्ट है और आप अपनी इंटरेस्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी ऑनेस्टी को आगे लेके जाना चाहते हैं, पर आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? ये एक आता पॉइंट, जब पता अटैक होने से पहले जब बात आ रही थी कि अटैक हो सकता है, तो उस समय भी, या फिर मेंशन किया तब भी, आगे भी, तो मैंने जो है अपने फ्रेंड सर्कल से बात की हुई है, भाई का कुछ होता है मुझे तो देखना चीज़ों को। क्योंकि एक्चुअली मेरे सामने जो कई बार कहा भी मैंने कि मैं अपने आप को सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म समझता हूँ। जैसे ही प्रश्न आता है, मैं एक सोल्जर की सोच के देखता हूँ जो बॉर्डर पर है। उससे कहा जाए भाई कि वार में आप जाने वाले हो, वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ, आपका तो फैमिली का क्या होगा। तो जो रिप्लाई उनकी हो सकती है, वो रिप्लाई मेरे सामने मेरी रहती है अपने आप से। अगर मैं बॉर्डर पर होता तो फिर मेरी क्या रिप्लाई, मतलब क्या होना चाहिए था मेरे लिए। हाँ, रही इस चीज़ की बात कि घर वालों को दिक्कत ना आए, तो अब मैंने बाद में इंश्योरेंस भी कराया फिर मैंने इस चक्कर में, कम से कम बहुत ज़्यादा कष्ट ना जाए। दोस्त लोगों से मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट भी की हुई है, उस समय भी रही है किसी चीज़ों के बाद। तो मेरे साथ कभी हो सकता है, आज भी खतरे से। और मुझे पता है कि सिस्टम में जितना ऊपर जाऊंगा मैं, कभी मौका मिलता है ऊपर जाने का भी मौका मिलता है, जितना ऊपर जाऊंगा उतना ज़्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि उतनी बड़ी जो करप्शन की उतनी बड़ी चेन को तोड़ रहा हूँ मैं। तो मेरे लिए सिलेक्शन जो है अपने खतरे को बढ़ाना ही है। लेकिन बाकी घर वालों से आज भी पापा जी जो सेंटेंस आता कई बार आता है, भाई हमारा क्या, ये क्या, वाइफ है, बेटे हैं, बेटा है मेरा, तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी आता है वैसे भी कि क्या है। उनसे एक सेंटेंस रहता है, भैया आपने उससे शादी की, ऐसी शादी में अटैक की बात हुई थी। अगर जिस पर्सन ने गोली खाई हो उससे आपने शादी की है, तो उससे उम्मीद क्या कर सकते हो। तो चूंकि दूसरी चीज है, मेरे पास मुझे रिवार्ड मिला है जिंदगी, मैं मानता हूँ जिंदगी में उसी से खत्म हो चुकी थी। दिस इज सेकंड बर्थ एंड दिस इज डेब्ट ऑन मी, ये उधार है मेरे ऊपर। शायद कुछ अच्छा काम कराने के लिए मिली है, क्या मिली है, तो जाहिर है कि अब मैं उसके अलावा सोच नहीं पाता। इतना सोचने का मतलब मुझे मन ही नहीं करता। जो कोई पूछता है तो ये चीज आंसर मेरा रहता है, उधार की जिंदगी है तो उधार की जिंदगी उधार की चलेगी, और जाती है तो जहां से मिली वहां जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज है यहाँ पर जो है। तो सर आपने यूपीएससी का एग्जाम देने की तैयारी कब से शुरुआत कर दी? स्टार्टिंग से ही आपने मतलब इस पे जोर दिया हुआ था, या इस घटना के बाद आपने और ज्यादा जोर दे दिया यूपीएससी पे? ऐसी हुआ क्या, तैयारी तो शुरू से की थी मैंने, और सपना यही था कि सिलेक्शन मिले और जिससे कि हम काम कर सकें। लेकिन वही फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि वो कंस्टेंट थे, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास उस समय। तो उसकी वजह से मुझे जब पीसीएस सिलेक्शन हुआ तो मैं जॉब ज्वाइन कर ली। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है, अटैक ना हुआ होता तो शायद मैं इतनी लंबी जर्नी नहीं कर पाता। जो अटैम्प्ट मैंने लिए हैं, शायद बहुत ज़्यादा लिए मैंने। तो अटैम्प्ट इसलिए ले पाया कि अटैक से हुआ कि अटैक होने के बाद जब निकल के आया सामने में कि अगर सिस्टम को करना है तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ थी कि जो एक मित्र मेरे कहा करते थे, तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या, जिंदगी तुमने देख लिया, सारे मैंने एक्सप्लोटेशन देख लिए, अब तो पाना ही पाना है। इसलिए एफर्ट लगाए मैंने तो। और इसमें डाउट नहीं है कि काफ़ी बड़ा मोटिवेशन मिला इससे मुझे
कि चीज़ों को कि जब इस लेवल पर ये हालत है तो ऊपर लेवल पर और ज़्यादा हालत ख़राब होगी, उसको भी ज़्यादा देखा जाए क्या पोजीशन बनती है। तो उसको लेके मैंने लगातार कंटिन्यू किया था अपना प्रयास जो है, और एफर्ट्स का कहने की मोटिवेशन यहाँ से भी रहा कि मुझे करना चाहिए। इवन कई सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मेरी सुनी ऑनेस्टी के बारे में, जो मिलते थे बीच में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिले हैं, कई सारे IAS IPS ऑफिसर्स मिले हैं, तो उनका भी कहना था कि रिंकू तुम जैसे लोगों की जरूरत है सिस्टम में आओ। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया हमेशा तैयारी के लिए। ये लंबा टाइम थोड़ा इसलिए लगा कि मेरे पास बात पॉजिटिव पुश मिली है सोसाइटी से, बड़े बड़े ऑफिसर्स से। अनडाउटली जहाँ पे नेगेटिव मिली है चीजें बहुत सारे आसपास के लोगों से, वहीं पर पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा मिली मुझे। सर एक बात बताइए, और सोसाइटी को आज भी जब आप पे हमला हुआ था तो उस वक्त आपको गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिला था सर, स्टेट गवर्नमेंट से? उसका सपोर्ट एक्चुअली मैं सपोर्ट की बात करें तो एक्चुअली जो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और SSP सर थे, उनका पर्सनल एफर्ट ज़्यादा लगा था मुझे, क्योंकि आज मैं जिंदा हूं तो कहीं कि SSP सर थे, श्री विजय प्रकाश सर थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। हुआ क्या था कि एक तो जब मैं बताया गया मैं तो बेहोश था, जब मुझे बैडमिंटन कोर्ट से हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पर जो CMO साहब थे और डॉक्टर से सबने साफ साफ बोल दिया था मुजफ्फरनगर में मैं बचूंगा नहीं, बचने के 0 चांसेस हैं। तभी DM सर थे मुजफ्फरनगर के उस समय, श्री भुवनेश कुमार सर, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि बचेंगे लेकिन मुझे शिफ्ट करना है किसी हॉस्पिटल में, तो मुझे भेजा गया भारती हॉस्पिटल। उसके बाद जो मैं सुना उसके बारे में कि पता पड़ता है कि उस समय SSP सर जो थे विजय प्रकाश सर, वो सब छुट्टी पर थे। उन्हें जब पता पड़ा कि मैं ऐसे हो गया मेरे साथ में, एक्चुअली उनको दोनों को पहले बता चुका था मैं कि मेरे पास अटैक होगा, पहले क्लियर कर चुका था। SSP सर कहते थे हम होने नहीं देंगे, तो मेरा कहना था कि सर मूवी कहानी बहुत सारी देखी है तो कहानी पूरी होगी। अटैक हुआ तो फिर उन्होंने पर्सनली लेके, उनकी बैचमेट थी DM मेरिट श्रीमती कामिनी रतन चौहान मैडम थी, तो उनकी शायद ये बैचमेट थी मैम जो हैं, तो उनको उन्होंने शायद फ़ोन किया और वो पर्सनली मैडम जो हैं हॉस्पिटल में आई थी। तो डॉक्टर से पूछा था मैंने कि बचपन का रीज़न क्या था, उसमें बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, तो इसका बहुत बड़ा चीज़ सपोर्ट रही चीज़ों में। बाकी रही शासन की बात करें तो उस समय तत्कालीन मंत्री जी थे, वो एक मेरठ में आए थे जब मैं हॉस्पिटल में था, तभी मुझे देखने तक के लिए, सांत्वना देने तक नहीं आए थे। तो वो काफ़ी अफैती थी, मतलब कहीं कि माना जा रहा था कि एक्चुअली आज भी विभाग जो है, मतलब कि विभाग ने हमेशा मुझे माना है कि मैंने ईमानदारी दिखा के विभाग का कर्तव्य खोल के विभाग को बदनाम किया है। मुझे इसका जिम्मेवार मानता है विभाग कि मैं ईमानदारी से विभाग को बदनाम कर रहा हूँ, न कि ये सोचता है कि तो आज भी मतलब कि काफ़ी इश्यू रहते हैं मेरे साथ, उसके बाद भी लगातार इश्यू रहे काफ़ी, और ये कहीं मुझे नेगेटिव टर्म में लिया जाता है डिपार्टमेंट से। तो एक बात बताइए, ये आपने आखिरी अटेम्प्ट में क्लियर किया है UPSC, क्योंकि आपने ये अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी जो थोड़ा नेगेटिव है, वो ये है कि अगर आप UPSC नहीं क्लियर कर पाते तो आप इससे आगे कौन सा परीक्षा देने की कोशिश करते हैं? नहीं, परीक्षा तो जैसे चूंकि होता क्या है कि मैंने ये अटेम्प्ट मिला था मुझे, चूंकि एज रिलैक्सेशन मिला, इस केस मिला, उससे पहले मान चुका था, अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे मेरे। उससे पहले भी चूंकि मेरा एक तरीका था कि मेरा कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च का एक सपना है कि आखिर जो समस्या हो रही है, आखिर समस्या की जड़ क्या है। इसके लिए मैंने इग्नू से MA भी की हुई है, और उसमें सर PhD का भी प्लान है, आगे भी करनी है PhD। तो ये एक्चुअली मेरे लिए जो परीक्षाएं, सिलेक्शन, ये सारी चीज माध्यम होते हैं। ये माध्यम है ना कि कोई लक्ष्य है, लक्ष्य दूसरा है, ये माध्यम ना सही तो वो माध्यम सही। तो मैं चला था तो उसमें रिसर्च के माध्यम था, जो हो सकता है आगे भी रहेगी प्लानिंग, क्या कि समस्या की जड़ क्या है उसे समझने के लिए सर रिसर्च आगे कंटिन्यू करूंगा मैं कहूँ। आप बहुत लकी है सर कि आप लास्ट अटेम्प्ट में जो है आप UPSC क्लियर कर लिए हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि आप मुझे एक एग्जाम्पल बताएं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं UPSC के एग्जाम्स में। अच्छा, इसमें 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अलग अलग सिनेरियो रहता है, तो अलग अलग सिनेरियो में प्रीलिम्स का अलग ही ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, मेंस में सब्जेक्टिव होता है, इंटरव्यू में डायरेक्टली हमारा वन इंटरेक्शन होता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन तैयारी जो होती है इंटीग्रेटेड तरीके से करनी होती है। अगर मैं इंटरव्यू बात करूँ तो इंटरव्यू मुझसे मैक्सिमम जो है मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन ही थे, ज़्यादातर कुछ चीज़ रही थी चीज़ें।
और मेंस में बात करें तो मेंस में यूपीएससी कोशिश कर रही है कि नए हों चाहे पुराने हों, सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म आ जाए। ऐसा ना हो कि पुराने जो रट रट के आ रहे हैं उनको एज ज़्यादा मिल जाए। तो एक यूपीएससी लगातार कोशिश है, स्पेशली मेंस में भी और ये प्रीलिम्स में भी है, ये लगातार चीज़ें हैं। तो आप कोई मोटिवेशन, कोई ऐसे इंस्पायरिंग एक कोट कर दीजिए जो अब जो यूपीएससी की तैयारी करेंगे बच्चे, वो आपको सुनकर अपने हौसले को और मजबूत करे और एग्जाम्स देते रहे। जैसे काफी लोग हिम्मत हार जाते हैं, तो उनके लिए कुछ मेरा जो कहना है यहाँ पर कि ये एग्जाम जो है एक माध्यम है हमारी सेवा करने के, जो हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए सेवा करना होना चाहिए। ये एक माध्यम है, और जब ये माध्यम है तो हमें जितने अवसर मिले हैं उसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितने हम ऊंचाई पर होंगे उतनी ही जल्दी ज़्यादा अच्छा हम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। और हमें जनसेवा करनी है तो जनसेवा के लिए अच्छा पद हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, और इसमें डाउट नहीं है। ये सेवा ऐसी सेवा है, चाहे कोई भी इसमें कोई सेवा मिले, तो कम्युनिटी सेवा होती है जिसमें आप किसी पद पर जाएंगे तो एक आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी अदर एग्जाम तो आपके हाथ में है ही, तो जितना आप कोशिश कर सकते हैं बिना कंप्रोमाइज़ किए आपको कोशिश करनी चाहिए। और फेलियर एक्चुअली मैं अपने बारे में एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि जितने मुझे फेलियर मिले मुझे उतना मैं सीखता गया हूँ। इसके फेलियर से इस एग्ज़ाम की ये अच्छी मुझे लगती है इस ब्यूटी इस एग्ज़ाम की, अगर अच्छी से मेहनत करते हैं हम और उसमें फेलियर होता है तो वो सिखाता है, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। मेरे लिए तो जो जॉब में रहने वाले पर्सन है उनसे कहूँगा कि मेरी तो ये बहुत बड़ा रहा कि जितना मैंने सक्सेस नहीं सीखा उतना ज़्यादा इसके फेलियर से ज़्यादा सीखा दिख जाता था, तो इससे मैं जॉब में भी अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर रहा था। तो इसका जो एग्ज़ाम का तरीका है ना वो अलग हटके है। मेरा जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनसे कहना है कि आप इसको सिर्फ एग्जाम की कंडीशन में देख के अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपके पर्सपेक्टिव को एक्चुअली डिफरेंट एंगल से देखने का एक तरीका जो मिलता है वो लाइफ में हमें शायद कहीं और नहीं मिलता इतनी आसानी से। इस एग्जाम को एंजॉय करें, और एंजॉय करने के साथ एंजॉय करें, और एंजॉय करने के बाद में अपना इसे माध्यम माने न कि लक्ष्य माने। यहाँ पे थोड़ा एक क्विट करना चाहूँगा कि एक्चुअली अभी कल परसों ये खबर आई है और पहली आई है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो फेल होते हैं। आज तक समझ नहीं आ रहा कि सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी कीमती चीज़ है हमारे पास जाना जिंदगी हमारी। ये एग्जाम बहुत छोटी चीज़ है कोई भी, तो इसको खाली अपना लक्ष्य मानकर अपना एक माध्यम माने। लक्ष्य आपका जनसेवा होना चाहिए, और जनसेवा के बहुत सारे विकल्प हैं। यह बहुत सारे विकल्प में अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन एकमात्र ही अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन कोशिश जरूर करें, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी इस एग्जाम की जो मिलती हैं पोस्ट्स उनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे आप जनसेवा अच्छे से कर सकते हैं। जी सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप हमारे साथ प्रेजेंट हैं। आपने अपनी कीमती वक्त हमें दिया और बता दिया कि अगर आप कुछ चीज़ ठान लेंगे तो वो अवश्य पूरा होगा, और दूसरी लाइफ भी मिलेगी और आप वो पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ और किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।